दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड द एज ऑफ चौसर, टुडे द डार्क एज एंड व्हाट इज डार्क एज? इफ यू नो, प्लीज ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स and try to complete this video because this lecture is very important for you, because in this small lectures I have tried to cover all the important points for your exam. So let's start the session. The period from 14th century to 15th century in the history of English literature is commonly referred as the barren or the dark age of English literature. दोस्तों अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो 1400 से लेकर 1500 शताब्दी का जो समय रहा, इसको बैरन एज या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। दिस एरा मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन लिटरेरी आउटपुट फॉलोइंग द एज ऑफ चौसर। दोस्तों क्यों कहा जाता है इसको डार्क एज? क्योंकि एज ऑफ चौसर के बाद ये जो युग रहा ना, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को इंगित करता है आपके इंग्लिश साहित्य के विकास में। हाउएवर सम नोटेबल लिटरेरी डेवलपमेंट्स एंड इवेंट सेट द स्टेज फॉर द इंग्लिश रिनेसा। हालांकि बेशक ही आप इसको डार्क एज के नाम से जाने या बैरन एज कहे, फिर भी इसने एलिजाबेथन पोएट्स के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी और 15वीं शताब्दी के अंत तक there was a revival with the introduction of printing press by William Caxton in 1476। दोस्तों 1476 में जब विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी जाती है, तो एक फिर से कहिए तो इंग्लिश का पुनर्जन्म हो जाता है, विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्विंग एंड पॉपुलराइजिंग इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश साहित्य को बचाने में और इसको पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ इस एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एज को समझने के लिए। जैसे उसका लिटरेरी ट्रेंड्स क्या है, उसमें किस प्रकार के फॉर्म्स के पोएट्री फॉर्म्स या प्रोज फॉर्म्स का प्रयोग किया गया है, और कौन कौन से मेजर इंसिडेंट्स हैं जो उस इंटायरली एज को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला नाम आता है द वार ऑफ रोजेज। दोस्तों द वार ऑफ रोजेज क्या है? अ सिविल वार बिटवीन द हाउस ऑफ लैंकास्टर। याद रखिएगा एक सिविल वार है, किसके किसके बीच? हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। याद रखिएगा ये जो सिविल वार है क्या कर देता है? वीकेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल ग्रोथ। ये राजनीतिक स्थिरता को समाप्त कर देता है और जो साहित्यिक ग्रोथ हो रही है उसको भी कमज़ोर कर देता है ये द वार ऑफ रोजेज। बस दोस्तों इतना याद रखिएगा कि वार ऑफ रोजेज जो है क्या है, तो एक सिविल वार है और दो परिवारों के बीच, जैसे हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच इसको लड़ा जाता है। देन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स दैट द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द फ्यूडल सिस्टम बिगेन टू कोलैप्स। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो फ्यूडल सिस्टम नॉर्मन्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लैंड में, जो आपका सोसाइटी 3 पार्ट्स में बंट जाता है, वो उसको कमजोर कर देता है ये एज। एंड द मोर सेंट्रलाइज मोनार्की इमर्ज। इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच। दोस्तों अभी भी लैटिन और फ्रेंच का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ड्यूरिंग दिस एज या पीरियड इंग्लिश वाज ओवर शेडो by Latin and French, leading to lack of significant literary works। दोस्तों आप जानते हैं कि जॉफरी चौसर के मृत्यु के उपरांत कोई भी बड़ा राइटर नहीं हुआ, जिसके वजह से साहित्यिक क्वालिटी की कमी आ गई। कोई भी अच्छी रचना नहीं आई इस एज में, जिसकी वजह से डार्क एज के रूप में इसको जाना जाता है, और इसलिए लैटिन और फ्रेंच के इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गए थे। बस जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना रही इस काल की, जो पॉजिटिव इंसिडेंट बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। 1476 में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। डेट याद रखिएगा, किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन के द्वारा। विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476, रिवोल्यूशनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड मेकिंग लिटरेचर मोर एक्सेसिबल।
दोस्तों साहित्य के विकास में सबसे बड़ा रोल रहा प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद जो कॉस्ट थे वो भी कम लगने लगे किताबों को छापने में, रीडर्स को सस्ता किताबें उपलब्ध होने लगी, जिससे साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। एंड देन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। इस एज की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, जैसे लेक ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। दोस्तों होता क्या है, इस एज में कॉपी पास्ट की काम ज़्यादा होती है, पुरानी ही रचनाओं को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है, अधिकांश नई रचनाएं नहीं हो पाती, इसलिए इसको कहा सकते हैं कि लेक ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। देयर वाज लिटिल क्रिएटिव राइटिंग्स। इस एज में न के बराबर रचनात्मक लेखन हुए। एंड द पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस एंड डायडेटिक लिटरेचर। हाँ, लेकिन इस एज में भी रिलीजियस और शिक्षाप्रद साहित्य का बोलबाला रहा। और देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैलेड्स एंड पॉपुलर फोक लिटरेचर। बैलेड शुरू होता है दोस्तों, लेकिन याद रखिए जो बैलेड शुरू होता है ना, ओरल ट्रेडिशन में शुरू होता है। ओरल ट्रेडिशन कंटिन्यूड रहता है विथ बैलेड्स एंड फोक टेल्स गैनिंग पॉपुलरिटी अमॉन्ग द कॉमन पीपुल। ये जो बैलेड्स है ये ओरल ट्रेडिशन में अभी भी है, लेकिन कॉमन लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेडाइवल मोरालिटी प्लेज। दोस्तों इन्फ्लुएंस है मेडाइवल मोरालिटी प्लेज का। द ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी प्लेज एंड मिस्ट्री प्लेज फ्लोरिस्ट। इस समय दोस्तों जो आपका मेडाइवल प्ले था, जो मोरालिटी था और मिस्ट्री था, ये काफ़ी विकसित होते हैं, पेविंग द वे फॉर लेटर इंग्लिश ड्रामा। और जो बाद के विभिन्न प्रकार के जो इंग्लिश ड्रामा आते हैं उसके लिए एक रास्ता को, एक पथ का निर्माण कर देता है ये एज। देन वी टॉक अबाउट द लिटरेचर ऑफ द बैरन पीरियड। अब इस एज के साहित्य की बात करेंगे। और दोस्तों ये जो आपके लिए आने वाले जो स्लाइड्स हैं ये ही आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्योंकि आप साहित्य पढ़ रहे हैं न कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन साहित्य को समझने के लिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री की भी नॉलेज चाहिए, इसलिए हम लोग दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, द पीरियड फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी इज ऑफन कॉल्ड द बैरन और द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज द डिक्लाइन इन लिटरेरी प्रोडक्शन आफ्टर चौसर डेथ इन 14th सेंचुरी। दोस्तों जो डिक्लाइन शुरू हो जाता है लिटरेरी प्रोडक्शन में चौसर के मृत्यु के बाद, 14वीं शताब्दी के बाद, उसी के कारण इसको बैरन एज या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। हाउएवर सम लिटरेरी डेवलपमेंट्स टूक प्लेस। लेकिन कुछ साहित्यिक विकास भी होते हैं, इंक्लूडिंग बैलेड्स। बैलेड्स की शुरुआत होती है, मोरालिटी प्लेज, प्रोज रोमांस। दोस्तों एक शुरू चीज होता है प्रोज रोमांस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैरन पीरियड लिटरेचर। इसकी विशेषता क्या थी? तो याद रखिए डिक्लाइन ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। जो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। दिस पीरियड saw a decline in creative and literary output due to political instability and the dominance of Latin and French in scholarly writings। दोस्तों आप जानते हैं कि साहित्यिक रचना के लिए सरकार की भी मदद जरूरी है, क्योंकि आप रचनाएं तभी कर सकते हैं क्रिएटिव जब आपको सरकार से सपोर्ट मिले, समाज से सपोर्ट मिले। लेकिन उस समय का जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे वो अनस्टेबल था, जिसकी वजह से कोई भी किसी राइटर को पैट्रोनेज नहीं मिल पाता है, तो सिर्फ कॉपी और पास्ट के काम होते हैं और क्रिएटिव राइटिंग नहीं हो पाती। देन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ द ओरल लिटरेचर। दोस्तों ओरल लिटरेचर का काफ़ी ग्रोथ होता है, जैसे बैलेड एंड फोक टेल्स बिकम द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लिटरेरी इंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन पीपल। दोस्तों जो बैलेड्स थे, फोक टेल्स थे, ये इस एज के प्रसिद्ध लिटरेरी फॉर्म बन गए जो कॉमन लोगों को इंटरटेन करते थे। और देन कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। मिस्ट्री प्लेज एंड मोरालिटी प्लेज वे परफॉर्म्ड इन चर्चेज एंड पब्लिक प्लेसेस। जो पहले प्ले को केवल राजघरानों में ही परफॉर्म किया जाता था, अब कॉमनर्स के लिए भी परफॉर्म होने लगा। और प्रिंटिंग प्रेस एंड बुक सर्कुलेशन। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो बुकों का पब्लिकेशन काफ़ी होने लगा, बुकों की मांग बढ़ गई। विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस 1476। दोस्तों हर चीज़ बार बार आपके सामने रिपीट हो रहा है, जैसे आप एक सीक्वेंस में लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को हमेशा एक चीज़ों को कनेक्ट करके रखा जाता है ताकि आप इतिहास को समझ सके
और जो भी लिटरेरी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी आत्मसात कर सके। तो दोस्तों साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उन्हें याद करिए, उन्हें रिपीट करिए ताकि आपको याद हो जाए। यदि आप एंग्लो सेक्शन पीरियड से दोस्तों सेशन को हमारे देख रहे हैं और साथ साथ यदि हमारे साथ आगे चलते हैं तो जैसे जैसे हम लोग एज को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार 2-3 एज में तो रिपीट होगा ही। जैसे आपका प्रिंटिंग प्रेस, ये बार बार रिपीट होगा। प्रोज रोमांसेज एंड रिलीजियस राइटिंग्स, अ फ्यू प्रोज वर्क्स वेयर रिटन, कुछ दोस्तों प्रोज रचनाएं भी होती हैं। मोस्टली रिलीजियस और चिवलरिक रोमांसेज, अधिकांश क्या है दोस्तों रिलीजियस वर्क्स होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर लिटरेरी फॉर्म्स इन द बैरन पीरियड या इन द डार्क एज। दोस्तों अब इस एज के हम लोग जो लिटरेरी फॉर्म है इनके चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेड्स एंड पॉपुलर पोएट्री, दोस्तों बैलेड्स वेयर अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो बैलेड्स होते हैं दोस्तों इस पीरियड के एक महत्वपूर्ण ओरल साहित्य होता है। दीज वर नैरेटिव पोएम्स दैट वर सूंग एंड पास डाउन थ्रू द जनरेशंस। दोस्तों एक ऐसे बैलेड्स होते थे जिसको गाए जाते थे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ओरली ही ट्रांसफॉर्म इसको किया गया। एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस बैलेड्स, कुछ बैलेड्स का दोस्तों नाम आप याद कर लीजिए और याद रखिएगा कि मिडिल इंग्लिश एज के वर्क्स हैं। जैसे द बैलेड ऑफ चिविक चेस, अबाउट अ बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड स्कॉटिश फोर्सेस, इंग्लिश और स्कॉट्स के सैनिकों के बीच के युद्ध के बारे में ये बैलेड्स है। रॉबिन हुड एंड द मॉन्क, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन बैलेड अबाउट द लीजेंडरी आउटलॉ रॉबिन हुड के बारे में बैलेड्स है। और सर पैट्रिक स्पेंस, अ ट्रेजिक बैलेड अबाउट स्कॉटिश किंग्स डूम्ड सी बेग। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों बैलेड्स की कुछ फीचर्स हैं जैसे सिंपल लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्ग रिदम। दोस्तों बैलेड्स बड़ी ही साधारण सी भाषा में होती है, इसका एक रिदमिक पैटर्न होता है। इसका जो हम विषय की बात करें, थीम की बात करें तो एडवेंचर, लव, हीरोइज्म एंड ट्रेजेडी, दुखांत भी हो सकता है, वो आपका प्रेम हो सकता है, वीरतापूर्ण भी हो सकता है, मतलब भाव के अनुसार इसके विषय को पिक किया जाता है। और ओरल ट्रेडिशन विथ एनोनिमस ऑथर, और इन रचनाओं के कोई राइटर के बारे में खास जानकारी नहीं होती है और इसको ओरली दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही करिएगा। नाउ वी टॉक अबाउट मोरालिटी प्लेज एंड रिलीजियस ड्रामा। During this period, mystery plays and morality plays become popular as a form of religious and didactic entertainment. Morality plays, these plays depicts the struggle between good and evil and taught moral lessons. दोस्तों जो मोरालिटी प्लेज है ये अच्छाई और बुराई पे चर्चा करता है, डिपिक्ट करता है इसके रहस्य को और एक मोरल लेसन सिखाता है लोगों को। दोस्तों मोरालिटी प्ले का जो फेमस एग्जाम्पल है, इसका नाम दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, एवरी मैन। दोस्तों इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये कैसा प्ले है, मोरालिटी है कि मिस्ट्री है। तो याद रखिए ये एक मोरालिटी प्ले है और कैसा है, अन एलिगोरिकल ड्रामा वेयर एवरी मैन रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड एंड लर्न्स अबाउट सेलिब्रेशन बिफोर डेथ। मिस्ट्री प्लेज, दीज वर बाइबलिक प्लेज। याद रखिएगा मिस्ट्री प्लेज मतलब बाइबलिक प्लेज डेट डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। बाइबल से जिन कहानियों को लिया जाता है जिसका थीम बाइबल है उसके मिस्ट्री प्लेज कहा जाता है। परफॉर्म्ड इन साइकिल्स, इसको दोस्तों साइकिल्स में परफॉर्म किया जाता है और कुछ फेमस साइकिल का नाम याद रखिएगा, यॉर्क साइकिल, चेस्टर साइकिल और वेकफील्ड साइकिल। ये सब किससे रिलेटेड है, मिस्ट्री प्लेज से। और सिग्निफिकेंस, इसके महत्व क्या है, दिस प्लेज इन्फ्लुएंस द लेटर डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। दोस्तों ये जो मिस्ट्री, मोरालिटी और मैरिकल प्ले है ये एलिजाबेथन ड्रामा को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और इसी से डेवलपमेंट होता है आपके ड्रामा के नए नए फॉर्म का। और नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोज वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, द नेम ऑफ द राइटर इज सर थॉमस मैलोरी। रिमेंबर दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। सर थॉमस मैलोरी की एक रचना है, प्रोज वर्क है, ले मोटे डी अर्थ, पब्लिश्ड इन 1485 बाय विलियम कैक्सटन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है।
द फर्स्ट कंप्लीट प्रोज नैरेटिव ऑफ किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। दोस्तों फर्स्ट एक कंप्लीट प्रोज वर्क था ले मोर्टे डी आर्थर, जिसके रचनाकार हैं थॉमस मैलोरी। दोस्तों इसका थीम क्या है? चिवलरी, ऑनर, हीरोइज्म एंड द डाउनफॉल ऑफ द कैमलोट, रिलीजियस प्रोज एंड क्रॉनिकल्स। जॉन विक्लिफ का दोस्तों आप नाम सुने होंगे, उनकी बाइबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस प्रोज में। और देन कम्स रिग्नाल्ड पीकॉक, ही रोट थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट डिफेंडिंग द चर्च इन द रिप्रेशर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ क्लर्जी। तो दोस्तों याद रखिएगा रेगिनाल्ड पीकॉक की एक रचना रिप्रेशर ऑफ द ओवर मच ब्लेमिंग क्लर्जी, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है आपका पहले ही हो चुका है कैक्सटन के बारे में। दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाई इज द पीरियड फ्रॉम 14th century to 15th century called barren age? Due to decline in original literary production. After the death of Chaucer, there is no creative writing found in this period. Which literary form was most popular during this period? Ballads, morality plays and mystery plays. Who is the author of Les Morte d'Arthur? Sir Thomas Malory. Which was the most famous morality play of this period? Everyman. What is the importance of William Caxton in English literature? He introduced the printing press in 1476, making books widely available. Which popular ballads were composed during this period? The Ballad of Chevy Chase, Robin Hood and Monk. तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए अंत में संग्रहित किया गया है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों कह सकते हैं हम कि द टर्म द बैरन एज, दिस पीरियड वाज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग मिडाइवल लिटरेचर एंड डेवलपिंग इंग्लिश ड्रामा एंड प्रोज। द प्रिंटिंग प्रेस, बैलेट्स, द मोरालिटी प्लेज लेड द फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश रीनेसांस इन द 16th century। दोस्तों बेशक ही ये बैरन एज रहा, लेकिन आने वाले समय के लिए, कालखंड के लिए, जैसे कि रीनेसां के राइटर्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है ड्रामा के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको बहुत लाभ मिला होगा, बहुत सी चीज़ों को आप सीखे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारे वर्क्स का एक रिवार्ड है। तो थैंक यू दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you. Have a nice day.